जीएस फॉर ऑल की बायोलॉजी की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज आइए हम जहाँ न्यूट्रिशन डाइजेशन जैसे चैप्टर को देख रहे थे उसको आगे हम बढ़ाते हैं। तो आपने देखा था कि कल कार्बोहाइड्रेट के एक मॉलिक्यूल से जो है वो 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड कराता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम में जो होते हैं उसके बर्न होने पर 4 किलो कैलोरी के लमसम में ऊर्जा मिलती है। जैसे आप बहुत से खाद्य पदार्थों के फूड पैकेट पर इस चीज को देखते होंगे। तो देखिए हम कार्बोहाइड्रेट को यदि देख रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट जो है जैसे मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड के रूप में जाना जाता है। अगर मोनोसैकेराइड को देखा जाए तो यह सिंपल शुगर कहलाता है और यह ऐसा शुगर है जो आगे की ओर नहीं टूटता है। इसमें देखिए एग्जाम्पल याद रखना है आपको, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और ग्लैक्टोज। ये 3 एग्जाम्पल याद रखिए और यही प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे। दूसरा यदि देखा जाए तो डाइसैकेराइड, 2 मोनोसैकेराइड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मिलकर डाइसैकेराइड का निर्माण करते हैं। और इसके भी एग्जाम्पल में यदि आप देखिए तो माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज एग्जाम्पल के रूप में याद रखिए। और बहुत से मोनोसैकेराइड मिलकर पॉलीसैकेराइड का निर्माण करते हैं। इसमें स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज और काइटिन, ये जैसा कि आप जानते हैं कि यह जटिल कार्बोहाइड्रेट होते हैं। और जहां तक देखा जाए स्टार्च और ग्लूकोज का तो यह एनर्जी स्टोर करता है और प्लांट और एनिमल में एनर्जी प्रोवाइड करता है। और जहां तक सेलुलोज है तो प्लांट का जो सेल वाल है वो सेलुलोज का बना होता है। और काइटिन जैसा कि आप जानते हैं कि फंगस का जो सेल वाल होता है ऊपर की परत वो काइटिन की बनी होती है। तो इस प्रकार आप कार्बोहाइड्रेट के विषय में संक्षिप्त जानकारी हासिल किए और इसके एग्जाम्पल को आप ध्यान में रखिए, इससे आपके प्रश्न बने। पहले भोजन माउथ में आता है और माउथ में जहाँ टीथ और टंग यानी दांत और जीभ जो होते हैं भोजन को मुलायम बनाते हैं और पचने में सहायक होते हैं। जैसा कि जानते हैं कि आप टाइलिन एंजाइम के द्वारा भोजन का पचना प्रारंभ हो जाता है, जो कि स्टार्च स्प्लिटिंग एंजाइम है। स्टार्च को वह माल्टोज में तोड़ता है। और देखिए यहाँ डाइजेस्टिव फूड मटेरियल जो है वो फिर फेरिंग्स में जाता है, जहाँ की विंड पाइप और फूड पाइप दोनों होते हैं। यहाँ देखिए मुंह है, ग्रसनी यानी फेरिंग्स है और फेरिंग्स में फूड पाइप और विंड पाइप दोनों होते हैं। और देखिए यहाँ विंड पाइप के पास अगर देखा जाए तो यहाँ एक एपिग्लोटिस से नामक ढक्कन नुमा संरचना होती है, जो कि भोजन को विंड पाइप में जाने से रोकता है। कहीं कहीं आप देखते हैं खाते वक्त जो सरक जाता है और विंड पाइप में चली जाती है, जहाँ श्वसन तंत्र आगे प्रारंभ होता है वहां भोजन कहीं कहीं चली जाती है। तो जिसको कहते हैं कि आप सरक गए कभी। और फिर आगे देखिए ये भोजन जो है उसके बाद ऊसोफेगस यानी विंड पाइप फूड पाइप के भाग ऊसोफेगस यानी ग्रास नली में चला जाता है। भोजन के ऊसोफेगस में जाने के बाद ऊसोफेगस में स्थित जो मसल्स होती है उसमें क्रमाकुंचन गति होती है। यानी मतलब देखा जाए तो भोजन खिसकते हुए ऊसोफेगस से आगे की ओर जाता है। मतलब किसके कारण? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट एक होती है जिसको क्रमाकुंचन गति कहते हैं और यह ऊसोफेगस के मसल्स की विशेषता है। और खिसकते हुए भोजन जाके स्टोमक यानी अमाशय में चला जाता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि भोजन मुंह से ऊसोफेगस के माध्यम से यह स्टोमक में जाता है और ऊसोफेगस के जो मसल्स होते हैं उसमें क्रमाकुंचन गति यानी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट यानी पेरिस्टालसिस की प्रक्रिया वहां होती है और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है यहाँ पर। और यह भोजन सरकते हुए आगे स्टोमक में जाता है। और स्टोमक में देखिए पचा हुआ जो भोजन होता है उसमें कई प्रकार के गैस्ट्रिक जूस निकलते हैं स्टोमक के सेल से। और स्टोमक से निकलने वाली गैस्ट्रिक जूस कहा जाता है कि एक दिन में 3 लीटर के करीब करीब होता है। और स्टोमक में HCl भी निकलते हैं। मतलब अमाशय में जो पड़ा हुआ भोजन है वह एसिडिक नेचर का है। यह भी प्रश्न आ सकता है कि अमाशय में पड़ा हुआ भोजन किस नेचर का है, तो उसको बेसिक ना कह के हम
एसिडिक कहेंगे क्योंकि यहाँ से HCl निकलता है इसकी कोशिका से, अमाशय की कोशिका से, और यह एंजाइम को HCl एक्टिवेट करता है और यह बैक्टीरिया को भी नष्ट करने का प्रयास करता है HCl। तो ये हमको ध्यान में रखना है। अब देखिए स्टोमक में दो प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, एक का नाम है रेनिन एंजाइम और दूसरे का नाम है पेप्सिन एंजाइम। ऐसे बहुत से एंजाइम पाए जाते हैं जो लेकिन प्रमुख परीक्षा उपयोगी है उसी को हम ध्यान में रख रहे हैं। तो यहाँ रेनिन देखिए, रेनिन जो है यह मिल्क प्रोटीन को पचाने का काम करता है। आप कैसीन जो दूध में पाया जाता है उसको पचाने का काम यही रेनिन एंजाइम करता है। और इसी के बाद कैल्शियम का भी निर्माण रेनिन एंजाइम के द्वारा होता है। कहा जाता है कि यह नवजात में यानी इन्फेंट में या जो जन्मे हुए बच्चे हैं उनमें इसकी मात्रा रहती है रेनिन एंजाइम की, जो कि मिल्क प्रोटीन का पाचन करने में सहायक उन लोगों को होता है। और उम्र के बढ़ने के साथ साथ रेनिन एंजाइम की मात्रा मानव में कम होती जाती है, इसलिए देखिएगा बुजुर्ग लोग को जल्दी दूध नहीं पचते हैं। और आगे देखिए पेप्सिन एंजाइम यह प्रोटीन का पाचन करता है। तो इस प्रकार स्टोमक में रेनिन और पेप्सिन एंजाइम के विषय में आपने डाइजेस्टिव ग्लैंड को देखते हैं। देखिए आप यहाँ पर स्टोमक है और ये पैंक्रियाज है और यह है गॉल ब्लैडर और ये लीवर है। और आप जैसा कि जानते हैं कि लीवर जो है मानव शरीर में सबसे बड़े ग्लैंड के रूप में काम करता है और यह एक्सोक्राइन ग्लैंड है। तो देखिए लार्जेस्ट ग्लैंड है ये। और दूसरा है यकृत, जिसको लीवर को ही हिंदी में यकृत कहा जाता है और आप लीवर को ही जिगर भी कहा जाता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। यकृत से पित्त जूस यानी बाइल जूस स्रावित होता है, ध्यान रखिए। और बाइल जूस से फैट का पाइसीकरण यानी इमल्सिफिकेशन कहा जाता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि इमल्सन एक प्रकार से कोलाइड मटेरियल है, यह दो लिक्विड के मिलने से बनता है। जैसा कि मिल्क आप जानते हैं वह एक पायस है यानी इमल्सन है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पैंक्रियाज को, और पैंक्रियाज एक ऐसा ग्लैंड है मानव शरीर में जो कि इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों के रूप में काम करता है। ये देखिए एकमात्र ग्लैंड है जो एक्सोक्राइन यानी बहिर्स्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि दोनों की तरह कार्य करता है। और यह एंजाइम का भी स्रवण करता है यानी सिक्रीशन करता है। और इससे 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। ट्रिप्सिन है, पैंक्रियाटिक एमाइलेज है और लाइपेज है। तो आपने इससे पहले जाना था जो है ट्रिप्सिन है ये प्रोटीन को तोड़ता है और पैंक्रियाटिक एमाइलेज जो है पॉलीसैकेराइड को तोड़ रहा है और लाइपेज जो है वो फैट को तोड़ता है। तो हमने देखा कि लीवर से बाइल जूस का सिक्रीशन होता है और बाइल जूस की जो प्रकृति होती है वह अम्लीय ना होकर क्षारीय प्रकृति की होती है, मतलब यह एल्कलाइन नेचर का होता है। और बाइल जूस के स्टोर करने का काम गॉल ब्लैडर करता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और बाइल जूस अगर देखा जाए तो उसके रंग को, तो ये पहले हरे रंग का होता है, मतलब ये बिलवर्डिन ये बनता है और उसके बाद यह बिलरुबिन में पीले रंग में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रकार देखा जाए बाइल जूस में 2 प्रकार के वर्णक यानी पिगमेंट पाए जाते हैं, बिलवर्डिन हरे रंग का और बिलरुबिन पीले रंग का। तो मल या मूत्र को जो पीला रंग या एलोइस कलर प्रदान करता है वह बिलरुबिन के कारण ही होता है। और यह आरबीसी के हेम वर्णक के टूटने से बिलरुबिन का निर्माण होता है। तो हम यदि देखें अगर आरबीसी के यानी रेड ब्लड कार्पसेल्स की लाइफ साइकिल जब समाप्त होती है तो यह टूटकर बिलरुबिन में बदल जाता है, और जो कि एक अगर देखा जाए तो टॉक्सिक सब्सटेंस है और यह शरीर के बाहर एक्सक्रीजन के रूप में उत्सर्जित कर दिया जाता है, जिसके कारण ही मल और मूत्र का रंग पीला रहता है। यदि इसकी मात्रा किसी कारणवश शरीर में बढ़ जाती है तो पीलिया नामक बीमारी होती है, जिसकी जांच रक्त में बिलरुबिन की मात्रा से की जाती है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और बिलवर्डिन यानी हरे रंग का जो ये वर्णक है बिलवर्डिन कन्वर्ट होता है बिलरुबिन में, तो ये ध्यान रखना है। पहले आरबीसी उसके बाद बिलवर्डिन बना फिर बिलरुबिन बनेगा। और अब आप यहाँ देखिए, यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के विषय में जानते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पार्ट में बटा रहता है। इसके ऊपर वाला जो पार्ट रहता है उसको ड्यूोडेनम कहते हैं
मध्य वाला पार्ट जेजुनम और अंत वाला पार्ट इलियम कहलाता है। ये मोटी मोटी तौर पर आप जानिए। और स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लंबाई होती है वह 6 मीटर लंबा होता है और 2.5 मीटर के करीब करीब यह इसका थिकनेस यानी मोटाई होती है। तो इसको आप ये 3 पार्ट को ध्यान रखना है। यही आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि इलियम किसका पार्ट है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का है। जेजिनम किसका पार्ट है और डियोडिनम किसका पार्ट है, तो ये आप जानकारी दे सकते हैं। अब देखिए लार्ज इंटेस्टाइन को भी देखा जाए तो यह भी मोटी मोटी तौर पर 3 पार्ट में रहता है। तो पहला अगर हम देख सकते हैं इसको, तो ये देखिए पॉच लाइक स्ट्रक्चर होता है जहां पर बड़ी आंत और छोटी आंत दोनों मिलती है, उसको हम सीकम कहते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। और दूसरा जो है, अगर कोलन को देखा जाए तो यह भी जो अपचित यानी अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल जो होता है वह कोलन एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है उसमें जाता है और इसमें वाटर और अपचित भोजन और इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे चीजों का अवशोषण किया जाता है। और यह देखिए आगे मलद्वार यानी रेक्टम में अपचित भोजन आता है और उसके बाद एनएस के द्वारा निकाल दिया जाता है। तो सीकम, कोलन और रेक्टम जो है ये इसके भाग हो गए। और कोलन को अगर देखा जाए तो यह असेंडिंग कोलन और डिसेंडिंग कोलन के रूप में रहता है या फिर ट्रांसवर्स कोलन भी होता है। इंटेस्टाइन के अंत में एक संरचना अपेंडिक्स के रूप में जानी जाती है, जो कि देखा जाए तो लार्ज इंटेस्टाइन के दाहिनी ओर यानी राइट साइड यह संरचना होती है अपेंडिक्स से, जिसे अवशेषी अंग या वेस्टिजियल्स ऑर्गन कहते हैं। वैज्ञानिकों के अभी इसके किसी कार्य के बारे में पता नहीं चला है, इसी कारण से वेस्टिजियल्स ऑर्गन के रूप में आइडेंटिफाइड किया गया है। इस प्रकार आप आज की कक्षा में आपने पाचन की विभिन्न क्रियाओं का अध्ययन किया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।